यूरोप की धरती पर भारत ने एक ऐसा खेल शुरू कर दिया है जिसने चीन में बेचैनी बढ़ा दी है। जिस चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI के दम पर एशिया, अफ्रीका और यूरोप को अपनी आर्थिक जंजीरों में बांधने का सपना देखा था, उसी चीन को अब भारत ने ऐसा जवाब दिया है कि ड्रैगन के रणनीतिकार रात भर नक्शे फैलाकर नई गणनाएं करने पर मजबूर हो गए हैं। जो इटली कभी चीन के BRI का हिस्सा था, वही इटली अब भारत के साथ मिलकर यूरोप का सबसे बड़ा एंट्री गेट बनने जा रहा है। भूमध्य सागर के रास्ते भारत का माल सीधे यूरोप में उतरेगा, चीन के बंदरगाहों और उसके कंट्रोल वाले रूट्स को दरकिनार करते हुए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इटली ने चीन का साथ छोड़ दिया? क्यों अचानक भारत, अमेरिका और यूरोप ने मिलकर IMEC नाम का ऐसा आर्थिक गलियारा खड़ा कर दिया जिससे ड्रैगन की नींद उड़ गई? और क्या सचमुच आने वाले समय में भारत यूरोप के व्यापार का नया किंगमेकर बनने जा रहा है? बात को बिल्कुल गहराई से समझने की जरूरत है कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है और साल 2026 में आकर यह रणनीति इतनी घातक क्यों बन चुकी है। 9 सितंबर 2023 की तारीख को याद कीजिए, जब नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन चल रहा था। उस समय दुनिया के सबसे ताकतवर देशों यानी भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, इटली और पूरे यूरोपीय संघ ने मिलकर एक ऐतिहासिक दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। इसे नाम दिया गया इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMIC। जब यह MOU साइन हो रहा था, तब चीन के राष्ट्रपति के दफ्तर में भारी हलचल मच गई थी, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि भारत का यह कदम उनके अरबों खरबों डॉलर के BRI प्रोजेक्ट की नींव हिलाने के लिए काफी है। भारत ने बिना किसी आक्रामक कार्रवाई के केवल अपनी आर्थिक और कूटनीतिक सूझबूझ से एक ऐसा कॉरिडोर प्लान कर दिया जिसने पश्चिम एशिया से लेकर यूरोप तक एक नया बिजनेस रूट खोल दिया। IMIC की इस ताकत को समझने के लिए आपको इसके बुनियादी ढांचे को देखना होगा। यह कोई साधारण सड़क या सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही जटिल और हाईटेक नेटवर्क है। इसमें गहरे समंदर के जहाजों के रूट्स, महाद्वीपों को जोड़ने वाले अत्याधुनिक रेलवे नेटवर्क्स, हाई स्पीड लॉजिस्टिक्स हब्स, साफ ऊर्जा के लिए हाइड्रोजन पाइपलाइंस और डेटा ट्रांसफर के लिए समंदर के नीचे बिछने वाली डिजिटल कनेक्टिविटी केबल्स शामिल हैं। भारत सरकार की तरफ से जो आधिकारिक आंकड़े सामने आए हैं, उनके मुताबिक इस नए कॉरिडोर के पूरी तरह चालू होने के बाद माल भेजने का ट्रांसपोर्ट समय 40% तक कम हो जाएगा और लॉजिस्टिक्स यानी माल ढुलाई की कुल लागत में 30% की भारी कमी आएगी। जरा सोचिए, वैश्विक व्यापार में जहां एक एक पैसे की कीमत होती है, वहां 30% की बचत किसी भी बड़ी कंपनी या देश के लिए पासा पलटने वाली साबित होती है। यही वजह है कि यूरोप के बड़े बड़े देश अब चीन की तरफ देखने के बजाय भारत के इस भरोसेमंद रूट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस गलियारे का उद्देश्य ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि शक्ति का अनुचित केंद्रीकरण किसी एक देश के हाथ में न हो और भागीदार राष्ट्रों के बीच लाभों का अधिक समान और न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित किया जा सके। अब इस खेल के दूसरे पहलू पर आते हैं, जो है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI। चीन ने इस प्रोजेक्ट को साल 2013 में लॉन्च किया था और इसे दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बताया था। लेकिन इसके पीछे की जो कड़वी सच्चाई थी, वह धीरे धीरे दुनिया के सामने आने लगी। चीन का यह भाई भतीजावाद और चालाकी वाला मॉडल बहुत ही शातिर तरीके से काम करता था। वह गरीब या विकासशील देशों को बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के सपने दिखाता था, जैसे आलीशान बंदरगाह, चमचमाती सड़कें और बड़े एयरपोर्ट। इसके बाद वह इन देशों को ऐसा कर्ज देता था जिसकी ब्याज दरें बहुत ज्यादा होती थीं। जब वे देश उस कर्ज की किस्तें चुकाने में नाकाम हो जाते थे, तो चीन उनके उन कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स पर अपना कब्जा जमा लेता था। इसका सबसे सटीक और जीता जागता उदाहरण हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसने अपना हम्बनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लीज पर सौंप दिया। अफ्रीका के कई देशों में भी यही कहानी दोहराई गई, जहां देश की सरकारें चीन के आर्थिक और राजनीतिक दबाव के आगे पूरी तरह घुटने टेकने पर मजबूर हो गईं। कागज पर यह कनेक्टिविटी और विकास की परियोजना लगती थी, लेकिन जमीनी स्तर पर यह कर्ज के बोझ, पारदर्शिता की कमी और रणनीतिक निर्भरता बढ़ाने वाली एक खतरनाक नीति साबित हुई। आलोचकों और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का साफ कहना है कि जिन देशों ने BRI के तहत बड़े प्रोजेक्ट लिए, वे कई बार लंबे समय तक भारी भुगतान दबाव में आ गए।
कुछ जगहों पर यह गंभीर चिंता भी पैदा हुई कि आर्थिक निर्भरता धीरे धीरे राजनीतिक गुलामी में बदल सकती है। इसी पृष्ठभूमि में भारत के आईएमआईसी को एक ज्यादा संतुलित, बहुपक्षीय और खुला मॉडल माना जा रहा है। इसमें भारत, खाड़ी देशों, यूरोप और अन्य साझेदारों की साझा भूमिका है, इसलिए इसे एक तरफा दबदबे की बजाय सच्ची साझेदारी आधारित ढांचे के रूप में पेश किया जा रहा है। और यही वो बुनियादी फर्क है जिसने पूरी दुनिया का भरोसा छीन से छीन कर भारत की झोली में डाल दिया है। इस पारदर्शिता की कमी और छिपे हुए एजेंडे ने दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों के कान खड़े कर दिए थे। देशों को समझ आ गया था कि चीन के साथ व्यापार करने का मतलब केवल अपनी आर्थिक संप्रभुता को खतरे में डालना है। इसी बीच साल 2019 में इटली ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे यूरोप को हैरान कर दिया था। इटली BRI में शामिल होने वाला पहला और एकमात्र G7 देश बन गया था। चीन ने इटली को बड़े बड़े वादे बेचे थे। कहा था कि इटली के बाजारों में चीनी निवेश की बाढ़ आ जाएगी और इटली का सामान चीन के जरिए पूरी दुनिया में बिकेगा। लेकिन अगले 4 सालों में जो हकीकत सामने आई वह इटली की सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। रिपोर्टों के मुताबिक इटली की सरकार का मानना है कि उसे इस प्रोजेक्ट से वह आर्थिक लाभ बिल्कुल नहीं मिला जिसकी उम्मीद की गई थी। इसके विपरीत चीन का इटली में निवेश घटने के साथ साथ व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यानी इटली को समझ आ गया कि चीन से आने वाला माल तो बढ़ रहा था, लेकिन इटली का सामान चीन नहीं जा पा रहा था। इसके अलावा इटली अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ अपने पुराने संबंधों और रणनीतिक हितों को प्राथमिकता देना चाहता था। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से निकलने वाला इटली एकमात्र G7 देश बना। दिसंबर 2023 में लिया गया यह फैसला उस सोच का हिस्सा था जिसमें इटली ने चीन के साथ अपने आर्थिक रिश्तों को फिर से परिभाषित करने की पूरी कोशिश की। इटली ने साफ कर दिया कि वह किसी ऐसे जाल का हिस्सा नहीं रहेगा जो उसकी खुद की संप्रभुता के लिए खतरा बन जाए। यह फैसला वैश्विक राजनीति में एक बहुत बड़ा संदेश था कि अब दुनिया चीन की आर्थिक तानाशाही के आगे झुकने को तैयार नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि असली रोमांच तो इसके बाद शुरू होता है। चीन का साथ छोड़ने के बाद इटली शांत नहीं बैठा। उसने देखा कि भारत ने आईएमआईसी के रूप में एक ऐसा पारदर्शी, खुला और बहुपक्षीय मॉडल पेश किया है जिसमें किसी एक देश का तानाशाही कंट्रोल नहीं है। आईएमआईसी में भारत, अमेरिका, सऊदी अरब और यूरोपीय संघ जैसे कई बराबर के साझेदार हैं, जहां मुनाफे और फायदों का बंटवारा बराबरी से होता है। इटली ने तुरंत इस मौके को भांपा और अब वह खुद को आईएमआईसी में यूरोप के प्रमुख प्रवेश द्वार यानी एंट्री गेट के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसका सीधा मतलब यह है कि भारत और पश्चिम एशिया से आने वाला माल भूमध्य सागर के रास्ते इटली के बंदरगाहों पर उतरे और वहां से यूरोप के बाकी हिस्सों तक बिजली की रफ्तार से पहुंचे। इस रणनीति में इटली के लिए केवल भौगोलिक फायदा नहीं है, बल्कि उसके पास पहले से मौजूद शानदार बंदरगाह, रेल कनेक्टिविटी, औद्योगिक नेटवर्क और यूरोपीय संघ के अंदर उसकी मजबूत राजनीतिक स्थिति भी है। यही वजह है कि ट्रिएस्टे, जेनोआ जैसे इटली के ऐतिहासिक बंदरगाह अब इस बड़ी वैश्विक कहानी का मुख्य हिस्सा बन रहे हैं। इन बंदरगाहों का नाम आईएमआईसी के संदर्भ में सबसे प्रमुखता से सामने आ रहा है। इटली की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इटली की सरकार ट्रिएस्टे को यूरोपीय ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और भारत भूमध्य सागर कनेक्टिविटी के महासंगम के तौर पर देख रही है। ट्रिएस्टे बंदरगाह की सबसे बड़ी ताकत उसका डीप वाटर पोर्ट और जबरदस्त रेल नेटवर्क है। यहाँ समंदर की गहराई इतनी ज्यादा है कि बड़े से बड़े आधुनिक मालवाहक जहाज बिना किसी रुकावट के आकर रुक सकते हैं। जैसे ही भारत या खाड़ी देशों का माल ट्रिएस्टे पोर्ट पर उतरेगा, वहां से ऑस्ट्रिया, जर्मनी और मध्य पूर्वी यूरोप तक निर्यात के सामान बेहद जल्दी भेजे जा सकते हैं। इसलिए इसे आईएमआईसी के लिए सबसे रणनीतिक पोर्ट माना जा रहा है। इसके जरिए भारत का सामान यूरोप के दिल तक रिकॉर्ड समय में पहुंचेगा, जिससे चीन के रूट्स की प्रासंगिकता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लेकिन इटली की इस रणनीति में एक और बड़ा ट्विस्ट है। इटली किसी एक बंदरगाह पर निर्भर रहकर कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता। वह एक बेहद चालाक और प्रभावी मल्टीपोर्ट मॉडल बना रहा है। इस मॉडल के तहत जहां ट्रिएस्टे पोर्ट को पूर्वी और मध्य यूरोप का गेटवे माना जा रहा है, वहीं जेनोआ पोर्ट को पश्चिमी यूरोप के लिहाज से बेहद अहम माना गया है। इसके साथ ही वेनिस पोर्ट को भी इस पूरे नेटवर्क में जोड़ा जा रहा है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि भारत या खाड़ी देशों से होकर आने वाले सामानों को इटली के अलग अलग बंदरगाहों के जरिए
यूरोप के अलग अलग हिस्सों में एक साथ पहुंचाया जा सकता है। यही रणनीति इटली को केवल एक सामान्य ट्रांजिट पॉइंट नहीं, बल्कि पूरे यूरोप का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब बना सकती है। ये बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है, क्योंकि जो रोल अब तक चीन अपने नेटवर्क से निभा रहा था, वही रोल अब भारत और इटली मिलकर संभालने जा रहे हैं। अब जरा इस बात को गहराई से सोचकर देखिए कि जब भारत में बनी हुई हाईटेक मशीनें, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक्स और कपड़े इस कॉरिडोर के जरिए बिना किसी रुकावट के सिर्फ कुछ ही दिनों में यूरोप के बाजारों में बिकने लगेंगे, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा बूस्ट मिलेगा। भारत में चल रही मेक इन इंडिया और PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसी योजनाओं को इस IMIC कॉरिडोर से सीधा और साफ रास्ता मिल रहा है। हमारे देश के कारखानों में बनने वाला सामान जब सीधे इटली के रास्तों से होकर जर्मनी और फ्रांस के स्टोर्स में पहुंचेगा, तो भारत की आर्थिक ताकत पूरी दुनिया के सामने एक नए रूप में गरजेगी। यह एक ऐसा राष्ट्रवाद है जो सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि जमीन पर आर्थिक तरक्की और वैश्विक प्रभाव के रूप में दिखाई दे रहा है। भारत के इस बढ़ते कदम ने यूरोप के देशों को भी यह भरोसा दिला दिया है कि भारत एक ऐसा सच्चा दोस्त है जो खुद भी आगे बढ़ता है और अपने साथ जुड़े सहयोगियों को भी तरक्की के रास्ते पर ले जाता है।